आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 1 बजे की 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले से जुड़ी एसओजी के बड़े एक्शन की। उसके बाद बात करेंगे जयपुर में मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आईटी की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। और फिर बात होगी बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस की। तो इन बड़ी खबरों के साथ और भी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से ये बड़ी खबर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। 1 लाख रुपए का इनामी शेर सिंह ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी राजस्थान टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने के इस पर आरोप लगे हैं। भूपेंद्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने के आरोप हैं। 16 मार्च को डीजीपी ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी और अब आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। ओडिशा में छिपकर ये आरोपी बैठा हुआ था। कई महीनों से लगातार ये आरोपी फरारी काट रहा था, लेकिन अब एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की गई है और कई सवाल इस आरोपी से पूछे जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी इस पेपर लीक का है उसे भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो एक बड़ा खुलासा होने की भी संभावनाएं हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस रिमांड पर लेगी और इसके बाद कई सवाल इस आरोपी से पूछे जाने हैं। तो एसओजी राजस्थान की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने के इस पर आरोप लगे हैं और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, एक बड़ी सफलता एसओजी की टीम को, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपी पर? देखिए प्रियंका, बहुत बड़ी कार्रवाई राजस्थान एसओजी की ओर से, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी और पेपर लीक कांड के एक और मास्टरमाइंड शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा को एसओजी की टीम ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। और एसओजी की टीम के जो सदस्य हैं, हेड कांस्टेबल जितेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र तिवारी और तमाम जो सदस्य 5 सदस्यों की जो टीम है वो शेर सिंह को लेकर उड़ीसा से जयपुर के लिए रवाना हो गई है। अब शेर सिंह को जयपुर लाया जाएगा। इस मामले में एक अपडेट और मैं कर दूं कि पिछले साल नवंबर महीने में ये पेपर लीक का खुलासा हुआ था और तब उदयपुर के बेकरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद में 1 लाख रुपए के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उदयपुर पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने बताया कि 40 लाख रुपए में पेपर का सौदा शेर सिंह मीणा से किया था और शेर सिंह मीणा से ही इस पेपर को खरीदा गया था। ऐसे में डीजीपी के निर्देशों के बाद में अब उस पूरे केस की जो फाइल है उसको एसओजी को सौंप दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में पेपर लीक कांड केस की जांच एसओजी करेगी, इसीलिए शेर सिंह मीणा को एसओजी की टीम जयपुर लेके पहुंचेगी और आगे का जो अनुसंधान है वो एसओजी राजस्थान के जो मुख्यालय जयपुर स्थित मुख्यालय वहां पे किया जाएगा। लेकिन शेर सिंह से अब ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उसने वो पेपर कहां से लिया। चूंकि भूपेंद्र सारण ने शेर सिंह का नाम लिया था, लेकिन अब शेर सिंह वो मैन कड़ी है जो राज खुलेगा कि ये जो पेपर था वो उसने आरपीएससी में या जो भी पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी थी, ऐसा वो कौन सा शख्स है, कौन सा मगरमच्छ है जिसने सैनमारी करते हुए शेर सिंह को ये पेपर बेचा था। जी बिल्कुल विष्णु, यानी कि शेर सिंह वो कड़ी है जो मुख्य आरोपी तक पहुंचा सकता है। अभी कहाँ रखा गया है शेर सिंह को, क्योंकि ओडिशा से गिरफ्तारी की गई है, और कब तक कोर्ट में पेशी होगी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखिए, अभी एसओजी की टीम इस वक्त में उड़ीसा से रवाना हो गई है। शेर सिंह जो मीणा है वो एसओजी की टीम की गिरफ्त में है और अभी रास्ते में ही एसओजी की टीम है। देर शाम तक जयपुर लेकर के पहुंचा जाएगा शेर सिंह को और उसके बाद में संभवतः कल शेर सिंह को कोर्ट में एसओजी की टीम पेश करेगी। उसके बाद रिमांड लिया जाएगा और रिमांड में ये पूछताछ होगी कि ये पेपर आखिरकार आरपीएससी में कहां से लीक हुआ। शेर सिंह ने पेपर क्या किसी एजेंसी से लिया, कहीं प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लिया, या फिर आरपीएससी या जो पेपर एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जो थे वहीं से पेपर लिया गया था। तो ये तमाम जो पूछताछ है वो एसओजी की ओर से की जाएगी। तो फिलहाल अभी शेर सिंह जो है वो रास्ते में है। जी, क्योंकि विष्णु, इस पेपर लीक प्रकरण से कई अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटी थी, कई अभ्यर्थी बेहद हताश हो गए थे। कौन कौन से चार्जेस लगाए जाएंगे इन आरोपियों पर, क्योंकि अब शेर सिंह की गिरफ्तारी हो गई, चार्जशीट भी पेश करनी होगी पुलिस को, क्या लग रहा है कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं इस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल नवंबर महीने में जबकि जालोर से एक बस, वीडियो कोच बस, जिसमें करीब 39 से ज्यादा अभ्यर्थी थे,
वो पेपर सॉल्व करते हुए और उदयपुर में आ रहे थे और इसी की भनक लगने पर बेखरिया थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद वो जो पेपर था सेकंड ग्रेड का वो रद्द कर दिया गया था। संभवतः सामान्य ज्ञान का वो पेपर था, उसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद में उदयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। करीब 50 से तक गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी, लेकिन 2 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें नाम था सुरेश ढाका और उसके अलावा भूपेंद्र सारंग। दोनों ही मास्टरमाइंड थे, कोचिंग संचालक थे, जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम डीजीपी की ओर से घोषित किया गया, जिसमें एक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सुरेश ढाका जो कि कोचिंग संचालक है, बड़ा नामी कोचिंग संचालक था, जिसके बड़े रसूखात थे, वो भी फरार है। हाँ, जयपुर में इन दोनों पर सख्ती करते हुए राज्य सरकार के निर्देशों के बाद में इनके अवैध जो संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर चलाया गया था, इनके ऊपर काफी नकल कसी गई थी, इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया था, इनके घर से करीब 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन अब शेर सिंह का जब नाम सामने आया था तो बड़ा चैलेंज शेर सिंह था और 16 मार्च को ही डीजीपी ने शेर सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके चंद दिनों के भीतर ही एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजी जो एडीजी है वो कर रहे थे और आईजी सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, शेर सिंह की गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी, जो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन विष्णु, सवाल ये भी है कि सुरेश ढाका की गिरफ्तारी कब होगी? वो भी तो लंबे समय से फरार चल रहा है और उसे लेकर कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है पुलिस को। देखिए, बिल्कुल सुरेश ढाका इस पूरे पेपर लीक स्कैंडल में बहुत बड़ा नाम है, 1 लाख रुपए का, इसीलिए उसके ऊपर इनाम घोषित किया था और बहुत बड़े रसूखात उसके नेताओं के साथ सामने आए थे, इसलिए उसके कोचिंग को गोपालपुर बाईपास पे जो था वहां पर बुलडोजर चलाया गया जेडी की ओर से सेटबैक को लेकर के, सारे नियम की जो उल्लंघन किए गए थे। हाँ। लेकिन अब तक सुरेश ढाका के बारे में कोई जो पता अभी तक लगा नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस की टीमें लगातार उसको तलाश कर रही है, लेकिन सुरेश ढाका कहाँ है अब तक भी उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। शेर सिंह सुरेश ढाका के संपर्क में हो और क्योंकि अब शेर सिंह गिरफ्त में है तो पूछताछ में उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है, मोबाइल डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे अब शेर सिंह के। देखिए, बिल्कुल मोबाइल डिटेल्स खंगाली जाएगी, साथ में ये भी देखा जाएगा कि शेर सिंह ने जब इसका नाम सामने आया उसके बाद वो कहाँ फरार रहा, उसको फरारी काटने में किसने मदद की, वो उड़ीसा आ चुका, किसकी तरफ पहुंचा। लेकिन जब पिछले दिनों जब भूपेंद्र सारंग को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र से शायद पूछताछ में सुरेश ढाका के बारे में नाम सामने आएगा, लेकिन अब तक भूपेंद्र सारंग से भी कोई नाम उसका सामने नहीं है। लेकिन अब पूरी चूंकि तफ्तीश जो है वो उदयपुर पुलिस से जयपुर में एसओजी मुख्यालय तक पहुंच चुकी है, डीजीपी के निर्देशों के बाद में एसओजी ने इस केस की जांच शुरू कर दी, अनुसंधान शुरू किया है और पूरे मामले की मॉनिटरिंग यहाँ पर आईजी सत्येंद्र सिंह कर रहे हैं। तो अब जाकर के हो सकता है जल्द से जल्द सुरेश ढाका भी गिरफ्त में आ जाए। जी बिल्कुल विष्णु, और जब से ये पेपर लीक प्रकरण हुआ है तब से पुलिस पर और सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जो मगरमच्छ हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं वो उम्मीद जगी है कि जो मुख्य कड़ी है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, जयपुर से ये बड़ी खबर है, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। 28 गुर्जर नेता और आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आरक्षण आंदोलन के दौरान लगी अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन 2007 और 2008 से जुड़ा ये पूरा मामला है। आंदोलनकारियों पर पटरी और सड़क जाम करने पर सरकार की ओर से अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक बड़ी राहत मिली है सभी को, हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से ये याचिका लगाई गई थी सड़क जाम करने पर याचिका, और हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, एक बड़ी राहत, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। के दौरान वर्ष 2007-8 में गुर्जर समाज ने प्रदेश भर में जो है हाईवेज को जाम कर दिया था। इसके अलावा जो रेल पटरियां थी वहां भी उनको उखाड़ दिया गया था, गुर्जर समाज के लोग बैठ गए थे। तो इस मामले में राज्य सरकार ने जो है अवमानना याचिकाएं लगाई थी। गुर्जर समाज के 28 नेता इसमें शामिल थे, जिसमें गुर्जर नेता स्वर्गीय किरोड़ी लाल बैसला जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, और ऐसे बड़े 28 जो उच्च गुर्जर समाज के पदाधिकारी, तो सरकार ने ये अवमानना याचिकाएं लगाई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी जो तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे उन पर स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब तलब किया था।
और उसके बाद ये मामला लगातार अदालत में चल रहा था। और आज इस मामले पर हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई है और इसमें सरकार की ओर से महाधिवक्ता जो MS सिंघवी हैं उन्होंने पैरवी की। वहीं गुर्जर समाज की ओर से शैलेंद्र सिंह धाबाई जो कि गुर्जर समाज के एक नेता भी थे, इस आंदोलन में लीड कर रहे थे, उन्होंने पैरवी की। तो आज इस मामले पर आखिरकार हाईकोर्ट ने सभी जो अवमानना याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया है। इस पर सुनवाई हुई, बहस हुई और उसमें जिस तरह के तथ्य आए उसके बाद इनको खारिज किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो 28 जो नेता थे उनको राहत मिली है और अब जो है ये अवमानना लगभग हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में बड़ी राहत मिली है और गुर्जर समाज को कह सकते हैं एक बड़ी जीत भी मिली है। क्या दलीलें पेश की गई वकील की ओर से जो गुर्जर समाज की ओर से लड़ रहे थे, क्योंकि एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, जो हमारी जो शैलेंद्र सिंह धाबाई हैं जो एडवोकेट हैं गुर्जर समाज के ओर से, उन्होंने पैरवी की है और उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो तथ्य थे आंदोलन के दौरान और जिस तरीके से अवमानना याचिका लगाई गई थी उसमें जिस तरह के तथ्य थे उन पर जो तथ्य है वो हाईकोर्ट के सामने उन्होंने रखे थे। और हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से MS सिंघवी जो महाधिवक्ता है उन्होंने खुद पैरवी की थी। तो जो सरकार की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए थे उनमें वो टिक नहीं पाए कोर्ट के सामने और उन तमाम तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें ये अवमानना याचिकाएं खारिज की गई हैं। लेकिन राकेश, अब सरकार की ओर से जो वकील थे वो क्या कह रहे हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर वो सेटिस्फाइड हैं ये जो डिसीजन लिया गया है कोर्ट की ओर से? चूंकि देखिए अब ये मामला गुर्जर आरक्षण लगभग सरकार इस मामले में गुर्जरों को 5% जो है MBC कोटे में आरक्षण दे चुकी है और गुर्जर समाज की मांग भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो संभवतः ये मामला अब शांत हो चुका है और सरकार का रुख अभी तय नहीं है कि वो इस मामले को लेकर, चूंकि अवमानना याचिकाएं थी इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं था। जो अवमानना का स्तर है वो राज्य सरकार और हाईकोर्ट के लेवल पर ही निर्धारित होता है। अब हालांकि सरकार का रुख क्या रहेगा ये अभी हम कहना जल्दबाजी आगे देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से रेड की कार्रवाई की गई है। 450 करोड़ रुपए की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बनी पार्क, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा इलाके में लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। मंगलम बिल्डर्स से जुड़ी कंपनियों पर भी IT का शिकंजा कसा है। कारोबारी BM अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, अर्जुन रिबारी के ठिकानों पर लगातार रेड की कार्रवाई जारी है। तो इनकम विभाग की टीम इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है, अलग अलग जगहों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप पर IT विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। टैक्स चोरी के साथ साथ अवैध कारोबार करने वालों पर आयकर विभाग ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने जयपुर में कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। इस ग्रुप पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई चल रही है। जो ग्रुप है ये रुक्मणी विला, इस पर नाम लिखा हुआ है। BM अग्रवाल और उमेश अग्रवाल का रेजिडेंस है। D133C इस प्रेमाइसेस का नाम है। आयकर विभाग ने छापे की जो कार्रवाई शुरू की है ये मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़ी हुई है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग को 450 करोड़ से ज्यादा की अवैध कारोबार से संबंधित दस्तावेज मिले थे। ऐसा कारोबार जिसकी जानकारी आयकर विभाग सहित दूसरी जांच एजेंसियों को नहीं दी गई थी। आयकर विभाग की जांच में जिस तरीके से जो मंगलम बिल्डर्स ग्रुप की सहयोगी कंपनियां रही हैं, जिन्होंने जो 2 नंबर का काम किया है, काली कमाई में जिस तरीके से उन्होंने आंकड़ा बढ़ाया है, उस पर अब उन सहयोगी कंपनियों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। ये कंपनियां कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ फिनिशिंग और दूसरा जो तमाम रियल एस्टेट का कारोबार होता है उससे जुड़ी हुई सहयोगी कंपनियां हैं। यानी 450 करोड़ के कारोबार में जिन कंपनियों ने नियम विरुद्ध तरीके से मंगलम बिल्डर्स समूह का साथ दिया है उन पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। आयकर विभाग की टीमें जो इस प्रेमाइसेस के अंदर जांच कर रही हैं, दस्तावेजों को खंगाल रही हैं और साथ ही जो मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के सहयोगी कंपनियां हैं उस पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू की गई है। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई शुरू की है। निश्चित तौर पर इसमें काली कमाई के साथ साथ इनके अवैध कारोबार से भी अब
पर्दा उठाने की तैयारी हो गई है। आयकर विभाग ने लगातार ये चौथी बार है जब मंगलम बिल्डर्स समूह और उसके सहयोगी कंपनियों पर छापे की कार्रवाई की है। अब तक लगभग 500 करोड़ से ऊपर की काली कमाई के दस्तावेज मंगलम बिल्डर्स समूह के ठिकानों से मिल चुके हैं और अब आयकर विभाग को उम्मीद है कि सहयोगी कंपनियों पर जिस तरीके से जो कारोबार दर्शाया गया है उनके ठिकानों से भी बहुत बड़े पैमाने पर काली कमाई उजागर हो सकती है। आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा आयकर चोरी का इसमें सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय एक्सटेंशन में झंडा फहराया और इसी के साथ बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। जेपी नड्डा के अलावा तरुण चुग, सुनील बंसल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
तो जयपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कार्यकर्ता हनुमान बनकर लंका का दहन करेंगे। जोशी ने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये सब कार्यकर्ता एक हनुमान के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, और जो सेवा का भाव, जैसा कहा ना, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही राजस्थान की जनता के लिए भी ये कार्यकर्ता जिस प्रकार से, चूंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव माना है और देश की जनता ने भी आराध्य देव माना है, तो दुर्भाग्य राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकले, प्रभु श्री राम का नारा नहीं लगे, इस प्रकार का प्रतिबंध राजस्थान में और किसी देश में, प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में इस लंका रूपी राजस्थान की सरकार को ध्वस्त करने का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर काम करेगा। आने वाला समय हमारे सब के लिए संकल्प का समय है और आज के दिन हम सब लोग इस कांग्रेस कुराज को, जिसने वोट की फसल काटने के लिए पूरे राजस्थान को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दिया, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प है। कमलोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है और कमलोत्सव में राजस्थान के सभी बूथों पर कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि वो अपने इस बूथ की लड़ाई पर, खंदक की लड़ाई में इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये आज राजस्थान में आईपीसी नहीं, इंडियन पैनल कोड नहीं, अब जीपीसी चल रहा है, गहलोत पैनल कोड चल रहा है, जिसके मापदंड दो अलग अलग है। हम इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर है। छतरगढ़ सहकारी समिति चुनाव में विवाद हो गया। चुनाव लड़ने वाले दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। एक पक्ष ने सोसाइटी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। विवाद के चलते छतरगढ़ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। आज सोसाइटी चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल होने थे, लेकिन विवाद के चलते नामांकन नहीं हो सके। विवाद के चलते प्रशासन ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। लोगों ने व्यवस्थापक पर वोटों में हेराफेरी करने के आरोप लगाए। मौजूदा व्यवस्थापक को सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। इससे पहले खाजूवाला और दंतोर में भी चुनाव को लेकर विवाद हो चुका है। छतरगढ़ में स्थित सहकारी समिति का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षकों की लेट लतीफी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल पर ताला लगाकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल सनोदिया का ये मामला है। स्कूल में 5 शिक्षकों में से 4 शिक्षक दूसरे गांव से आते हैं। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। प्रतापगढ़ में ये ड्रग्स की सप्लाई करता था। सोशल मीडिया पर खुलेआम आपराधिक पोस्ट भी किया करता था। आरोपी से एमडी ड्रग्स लेने आए इंदौर के 3 युवक भी गिरफ्तार हो गए हैं। डीएसटी और अरनोद थाना पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और उकल एक और बड़ी खबर का। 12 से यह बड़ी खबर है। किसान का थैला काटकर 1 लाख रुपयों की चोरी कर ली गई है। 12 के छिपा बड़ौद कस्बे में स्थित बैंक में चोरी की गई। केसीसी के रुपए निकालने के लिए किसान पहुंचा हुआ था। रुपए निकालकर उसने अपने थैले में रखे थे और वहीं से महिलाओं ने पैसे को पार कर लिया। पास में खड़ी 2 महिलाओं ने थैला काट दिया और थैला काटकर 1 लाख रुपए लेकर महिलाएं फरार हो गई। लेकिन ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। और बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जसोल थाना पुलिस की हिरासत से महिलाओं के फरार होने के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अब तक दोनों महिलाओं के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस उन्हें दस्तयाब नहीं कर सकी है। बता दें कि पुलिस हिरासत से ये दोनों महिलाएं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो फरार हो गई हैं। कांस्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले को लेकर निलंबित भी कर दिए गए हैं। दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोटपुतली के चमनपुरा की रहने वाली ये दोनों महिलाएं हैं।
और सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील कार्यालय के समक्ष दतुली गांव का एक राजपूत परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया। दतुली गांव के एक राजपूत परिवार के 7 लोग धरने पर बैठ गए और टेंट लगाकर सत्याग्रही तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी जमीन पर गलत खसरा नंबर इंदराज कर दिए गए हैं, जिसका दुरुस्ती दावा उपखंड न्यायालय बौली में विचाराधीन है। नियमानुसार उनकी 1.14 हेक्टेयर भूमि की बजाय 2.33 हेक्टेयर भूमि की संपूर्ण फसल आरोपी पक्ष द्वारा काट ली गई है। ये 317 इसे 148 प्रमुख मांग है कि हमारा जो जमीनी विवाद है सेटलमेंट से बाद का, वो हमारी जमीन पर गलत नंबर इंदराज कर दिए गए हैं, उसका दुरुस्ती दावा उपखंड न्यायालय में चल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन के हमारे सहयोग नहीं करने पर हमारे को सहयोग नहीं किया जा रहा और हमारी 1.14 हेक्टेयर जमीन की जगह 2.33 हेक्टेयर की संपूर्ण फसल मूल जीवान जो अपरार्थीगण है उनके कटा दी गई है। हमें यहाँ से न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने आज ये आमरण अनशन चालू किया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।